मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर JLS कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड मौर्य वंश के विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 से कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद जून में गर्मियों की छुट्टी हो गई। नियमित सत्र अगर होता तो अभी तक छात्रों का परीक्षा हो गया होता और परीक्षा फल भी प्रकाशित होने के कगार पर होता, परंतु इस महामारी के कारण पठन पाठन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यथासंभव जो भी हो पाता है छात्रों के लिए हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। आज हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। मौर्य वंश, इसमें पुरातत्व प्रमाण भी शामिल है। मौर्य वंश के शासनकाल के अवशेषों से उस समय के कार्यकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विशेषतया मूर्तिकला मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज का अर्थशास्त्र आज भी उपलब्ध है, उसके एक कुछ ही भाग उपलब्ध है। एक और स्रोत है जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है। संभवतः इसके कुछ भागों को रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं ये काफ़ी उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों, स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोतों में माना जाता है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए पत्थरों पर लिखवाए थे। आज भी आप जाएंगे जहाँ जहाँ अशोक स्तंभ है उस पर पाली भाषा में इन सारी बातों का जिक्र है, जिसको आज के भाषा में परिवर्तित करके बहुत से लोगों को इसकी जानकारी है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर भी शामिल है। इसमें अशोक ने जो लिखवाया उसमें
बड़ों का आदर करना, ब्राह्मणों का आदर करना, सन्यासियों का आदर करना, जो काम करने वाले मजदूर थे, सेवक थे, दास थे, दासियां थी, उनका भी आदर करने का व्यवहार इस माध्यम से बताया जाता है। जो धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वाले अशोक दूसरे धर्म को भी उतनी ही उदारता से उसका महत्व देते थे। साम्राज्य का उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी उसकी पाटलिपुत्रा थी और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक की राजधानी थी। आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश लिखे गए हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य रही होगी? इतने बड़े भूभाग पर उनका साम्राज्य था और उस पर शासन करना और इन सारी बातों की व्यवस्था करना कोई सामान्य बात नहीं थी। इतिहासकार अब भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं था कि साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बातें थी। कहाँ अफगानिस्तान की पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण समाज की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी का मतलब हुआ कि सोने का पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। आज भी कर्नाटक में सोने उपलब्ध होते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों में आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। जब इतनी दूरी थी, जल मार्ग या सड़क मार्ग से जाने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का गठन किया था। इसका उल्लेख मिलता है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी को यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन था। चौथी का घोड़े वाले अश्वारोहियों का काम था। पांचवी का रथरोहियों का काम था। छठे का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था थी। सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों को शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य के अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी इसकी चर्चा पूर्व में की है, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन एक इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्म
नाम से विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी जो इस धर्म का प्रचार किया करते थे। मौर्य साम्राज्य का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एवं अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उनके यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमिक शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा सरल विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े की स्थापना होने लगी। मौर्य वंश का कार्यकाल करीब लगभग 150 वर्षों तक रहा। उस दरमियान सम्राट अशोक का धर्म का प्रचार बृहद रूप से किया गया। आज भी बौद्ध के मानने वाले भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी कई देशों में इस धर्म को मानने वाले लोग हैं और आज भी वे लोग भारत में पर्यटक के रूप में आके बौद्ध के संदेशों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले व्याख्यान में कुछ अलग बातें की जाएगी। धन्यवाद।